Hello everybody, this is Amar Jaju from Nation Next and we are in conversation with Ashok Ramlal Munne. Ashok is Nagpur homegrown India's one-leg wonder. Ashok, who lost his leg in a train accident in 2008, overcame all the odds and he climbed the Mira Peak in Nepal in 2012. He is now all set to climb the Mecca of mountaineers, the Mount Everest, in April 2016. थैंक यू अशोक भाई फॉर टॉकिंग टू नेशन नेक्स्ट। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि 2008 में आपका एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ और उसमें आपने अपना एक पैर खो दिया। हमारे दर्शकों को आप बताएंगे ये सब कैसे हुआ और आपकी पूरी स्टोरी तब से लेके अभी तक के आप बताएंगे कुछ इसके बारे में। 2008 में मैं बिहार से नागपुर आ रहा था। मैंने ट्रेन चेंज करना था, लोकमान्य तिलक से उतरा, जीटी में चढ़ना था। ऑलरेडी छूट चुकी थी ट्रेन। मैं दौड़ के गया, पकड़ लिया और गेट पे ऑलरेडी लास्ट डिब्बे में भीड़ काफ़ी थी, मैं लटक गया और काफ़ी आगे जाने के बाद एक झटका लगा और जिससे कोई और पुश हुआ मैं, तो नीचे गिरा। और नीचे गिरने के बाद में मुझे जब होश आया तो देखा कि मेरा एक पैर नहीं है। मुझे पता ही नहीं था कि मेरा पैर कट गया और काफ़ी कुछ चोटें आई थी। कंधे की हड्डी टूटी थी, सर में एक बड़ी गिट्टी घुस चुकी थी। तो इस तरीके से ज़िंदगी की थी, मैं बच नहीं पाऊँगा इस टाइप से। उसके बाद हॉस्पिटल में 2 ऑपरेशन हुए और बड़े मुश्किल से दोनों गलत हो गए और ब्लीडिंग कंटिन्यू शुरू रहा। तो गाँव गया, घर में पैसे नहीं थे प्राइवेट हॉस्पिटल जाने के लिए। तो फिर करीबन मैं 1 से 1.5 साल तक बेड पर पड़ा रहा और बेड पर पड़ा रहा तो ब्लीडिंग रेगुलर हो रहा है और पैसे नहीं है। तो मैंने ठान लिया था मर गया तो भी चलेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा। तो ये जर्नी चल रही थी। तो मेरा करीबन 25 केजी वेट कम हो गया, 65 से सीधा 40 केजी पे आ गया और मुझे सेकंड स्टेज अस्थमा हो गया उसी समय। और वो काफ़ी सब प्रॉब्लम बढ़ गए और उस समय में फिर यानी सब निगेटिविटी बढ़ती जा रही थी। तो एक ऐसा समय आया कि मुझे तय करना था कि मैं डिपेंड होके बैठा हूँ सबके ऊपर, तो मुझे जीना चाहिए या मर जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी ज़िंदगी से तो मरना ज़्यादा अच्छा है। करीबन 1 हफ्ते तक मैं सो नहीं पा रहा था कि क्या करना। तो 1 हफ्ता बीता और आखिरी वाले रात में पता नहीं क्या हुआ, मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि तुझे ऐसी ज़िंदगी जीना है कि जिसमें 2 पैर वाले भी सोचे कि यार लाइफ हो तो इसके जैसी, यानी जो तेरी अपंगता है वही तेरे लिए बहुत बड़ा ये बनेगी, वरदान बनेगी। पता नहीं अंदर से कुछ तो भी आया, मुझे समझ में नहीं आया। मैं एकदम से कुछ करना है मेरे लाइफ में ये सोच के मैं कुछ करना शुरू किया, प्राणायाम शुरू किया, जिससे मेरा अस्थमा ठीक हुआ जो दवाइयों से नहीं हो रहा था। उसके बाद मैं नागपुर आया ऐसे कुछ तो भी काम से। तो मुझे NIT गार्डन में शास्त्री मैडम है, उन्होंने देखा, बेटा बोले घोड़ी लेके क्यों चलता है, तो पैर क्यों नहीं लगाता। मैंने मैडम को पैर दिखाया, वो मुझे पूना लेके गए। वहाँ कैप्टन सतीश है, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने बताया कि अशोक बोले पैर खराब हो चुका है, काटना पड़ेगा और ऊपर से। तो मैडम मुझे नागपुर लेके आए। नागपुर में प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर राजन ने मेरा ऑपरेशन किया और सारा खर्चा मेरा इंद्रधनुष संस्था ने किया। और जब ऑपरेशन हुआ उसके बाद मेरे यहाँ सारी फैसिलिटी मुझे दी गई थी हॉस्पिटल में और टीवी वगैरह सब था। मैं न्यूज़ देख रहा था तो एक न्यूज़ देखा, कृष्णा पाटिल नाम की लड़की है और वो एवरेस्ट से उतर चुकी है। तो मेरे अंदर जो जुनून था उसको एक टारगेट मिल गया कि ये अपना नेक्स्ट टारगेट है हॉस्पिटल से निकलने के बाद। तो मैंने तय किया कि मुझे एवरेस्ट चढ़ना है। डर गया। उसके बाद सबसे पहला फूट दिया मुझे इंद्रधनु ने 150 रुपये का मेडिकल से। तो वो फूट लिया, वो 1 महीना 1.5 महीने में टूट गया। उसके बाद मैं दूसरा फूट लिया 500 रुपये का। ऐसे एक एक फूट खरीदता गया मैं। ज़्यादा बजट नहीं था तो मेरा सबसे महंगा खुद ने खरीदा हुआ फूट 3000 रुपये के कॉस्ट का है। ऐसे 6 पैर मैंने तोड़े। फिर 7वां पैर मुझे P&O इंटरनेशनल कंपनी है अमेरिकन, उन्होंने प्रोवाइड किया 5.5 लाख का। और ऐसे बाद में रनिंग का फूट मिला, ब्लेड फूट, अभी और एवरेस्ट के लिए फूट मिल रहा है। तो जैसा यानी सक्सेस के बाद काफ़ी लोग मुझसे जुड़ते चले गए, लेकिन जो बेड से उठने के पीछे जो लोगों ने मुझे निगेटिविटी दी थी कि ये अब कुछ नहीं कर सकता, यानी कुछ मेरे जो करीबी लोग हैं जो यानी एक जब मैं फिजिकली फिट था तो मेरे साथ में हमेशा मेरी ज़रूरत उनको महसूस होती थी। एक्सीडेंट के बाद में वो देखने तक आते नहीं थे कि इनके पास पैसे नहीं है, पैसे मांगेंगे। एक बहुत ही करीबी क्लोज रिलेटिव ने तो ये बोला था कि इसको कटोरा लेके भीख मांगना पड़ेगा। तो वो सारे सेंटेंस मैंने सुने और अंदर रखे और उसको एक चैलेंज करके एक्सेप्ट किया और बाद में तय कर लिया कि जवाब मुँह से कभी नहीं देना है, जवाब प्रैक्टिकली देना है। और वो सब जब 2012 में नागपुर आया तो मैं ड्राइविंग करता था रोटरी क्लब में।
और 1 साल तक ड्राइवर था। ड्राइविंग की जर्नी चल रही थी उसी समय, यानी एक एडवेंचर सेंटर पे मैं गया और उनको मैंने बताया मेरा सब प्लान कि सर मुझे ऐसा ऐसा करना है, मैं ये तैयारी कर रहा हूँ और माउंट एवरेस्ट के लिए मुझे आपका गाइडेंस चाहिए। तो उन्होंने ऊपर से नीचे तक देखा, बोले फटे पुराने कपड़े पहने हैं, क्या एवरेस्ट चढ़ेगा। तो बहुत बड़े माउंटेनियर है, सब जानते हैं उनका नाम। उन्होंने मुझे एक सेंटेंस बोला था कि बेटा, बोले गाना गाना आता नहीं और किशोर कुमार बनने चला बोले तू। तो मैंने वो भी सेंटेंस सुना, उस समय से लेकर आज तक मैं वो इंसान को नहीं मिला। लेकिन आज सब तरफ सब जानती है कि मैंने मीरा क्लाइंब किया। उस समय काफ़ी बातें भी मेरे को सुनने मिली थी कि सबसे पहले हमारे यहाँ आया था, हमने उसको गाइड किया था। लेकिन ये कभी किसी ने नहीं बताया कि हमने उसको और भी एक चीज़ बोली थी। तो ऐसे है। और उसी समय मुझे आउटवर्ड बाउंड ने जब एक ठुकराता है तो कोई ना कोई मिल ही जाता है जो पहचान लेता है कि कौन क्या कर सकता है। उन्होंने मुझे बुलाया, बेटा बोले तुम्हारा न्यूज़ हमने पढ़ा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो सही में तुम चढ़ना चाहते हो क्या? मैंने बोला हाँ चढ़ना चाहता हूँ। बोले बहुत मेहनत होता है उसके लिए, करोगे उतनी मेहनत? मैंने बोला जान लगा दूंगा, आप सिर्फ मेरे को सिखाओ। और उन्होंने मुझे फ्री ट्रेनिंग देना शुरू किया, काफ़ी अलग अलग जगह लेके गए, पूरा रॉक क्लाइंबिंग से लेके रैपलिंग से लेके सब सिखाते गए। उसके बाद हिमालय उक्ति पास 16,700 फीट का हाइट, उन्होंने मुझे पूरा हिमालय स्पॉन्सर किया। बोले घर से लेके यहाँ तक हम तो तेरा पूरा खर्चा करेंगे, क्योंकि उनको पता था कि ये ड्राइविंग करता है, इसके पास कहाँ से पैसे आएंगे। तो उन्होंने सब किया, वो सक्सेसफुली किया और इतने अच्छे से किया कि सब इतने खुश थे। और वो 17,000 के हाइट पे भी मेरा जो पल्स रेट था वो सबसे कम आ रहा था, क्योंकि मैं रेगुलर प्राणायाम करता था। मुझे पता था प्राणायाम की वैल्यू क्या है, क्योंकि अस्थमा मैंने उसी से ठीक किया था। तो ये सारी चीज़ें, उनका विश्वास और बढ़ा मेरे ऊपर। फिर उन्होंने और काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया। और फिर उसके बाद मेरा मीरा शिखर भी क्लाइंब हुआ 2012। मीरा शिखर को लेके मीरा शिखर जब आप गए 2012 में तो आपको हाँ। बहुत इंस्टेंट रिकग्निशन मिला। हाँ। बट मीरा शिखर इज ऑल्सो वन ऑफ द 9 किलर पीक्स इन द वर्ल्ड। तो मीरा शिखर की कहानी के बारे में कुछ बताइए। मीरा शिखर 2012 में काफ़ी सारे न्यूज़ आए थे। उसमें एक न्यूज़ ये भी था कि जर्मनी की 9 लोगों की टीम जो है वो एक एवलांच में उसी एरिया में पूरी दब गई थी, जिनकी लाशें भी मिली नहीं है। उसके बाद जब हमारा ट्रैक शुरू हुआ, काफ़ी लोग थे, यानी 50-60 के रेंज में अलग अलग ग्रुप्स थे। उसमें हम जब जा रहे थे तो देख रहे हम कि एक जो ग्रुप है उसमें से एक बंदा जिसका पैर काम ही नहीं कर रहा है, पूरा नीला काला पड़ चुका है, उसको हेलीकॉप्टर रेस्क्यू करके लेके गया। उसके बाद और सेम केस हमने देखी। ऐसे टोटल 3 जगह पे 3 अलग अलग चीज़ें देखी कि तीनों के पैर गए। यानी हमको सैटेलाइट पे खबर मिलती थी यार ऐसा हो गया वैसा हो गया। और जब कैंप 2 पे हम थे तो एक पूरा इंसान टेंट में रात में सोए थे, तूफान ज़्यादा था, तो शायद ज़्यादा तूफान की वजह से टेंट वगैरह कुछ फट गया और ड्रिंकिंग के वजह से उसको होश ही नहीं आया। -30-40 के डिग्री में वो पूरा फ्रीज हो गया। इंसान जिंदा है, हार्ट बीट 10 के कम हो चुकी है, लेकिन पूरा पत्थर हो चुका है, ब्लड यानी जम चुका है या जमना शुरू हो चुका है अंदर में, तो लकड़ी की तरह हार्ड है। तो ये सब निगेटिविटी चल रही है और हम क्लाइंब कर रहे हैं। तो क्लाइंब कर रहे तो तूफान की वजह से हमको 10 से 15 फीट के बाद दिखता ही नहीं था और वो स्नो पूरा अंदर जा रहा था सांस लेते हुए। तो ऑक्सीजन मास्क मेरे पास नहीं था, मेरे साथ 2 अमेरिकन भी थे। तो वो अंदर जा रहा है तो जैसे आग पे हाथ लगाने से जैसे जलते हैं, वैसे वो -, डिग्री वाला स्नो भी जलाता है अंदर। तो जब हम क्लाइंब करने के लिए 2 दिन बचे थे तो मेरे को खांसी के साथ खून आता था मुँह से। तो मैंने इनसे छुपा के रखा गाइड से, क्योंकि मुझे पता था इनको बताऊंगा ये लोग मुझे आगे ट्रैक करने के लिए अलाउड नहीं करेंगे, लेकिन मुझे हर हाल में सफल होना है। तो लेकिन वो खांसी आती थी तो स्नो एकदम वाइट है, वहाँ पे वो छींटे दिख रहे हैं उनको खून के। बोले अशोक ये क्या है? तो मैंने बोला सर कुछ नहीं है। तो बोले बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, यानी तुमको पता है कि तुमको क्या हुआ है? काफ़ी सारी चीज़ें बताई। बाद में फिर मैं बैठा आराम से उनको बताया, सर ये मेरी ज़िंदगी है, ये अगर मैं करूँगा ना तभी मुझे आगे मेरा सपना पूरा करने के लिए सपोर्ट मिलेगा। अगर मैं यहाँ से असफल होकर लौट गया ना तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, सफलता ही मेरी लाइफ है। यानी अगर सफल होने के लिए मरना भी पड़े तो मैं मर सकता हूँ, लेकिन असफल होकर ज़िंदगी पर जीना मुझे मंजूर नहीं है। तो उनको जो समझाया वो समझ गए, उनको यानी बहुत अच्छा लगा। बोले तेरा जो जज्बा है वो उसको हम सलाम करते हैं और तेरे हर मुसीबत में हम तेरे साथ हैं। अगर तूने ये ठान लिया है, यानी असफल होकर लौटने से तो सफलता के लिए मर जाना अच्छा है, ये मेरा सेंटेंस था और वो उन्होंने नोट करके रखा था डायरी में, अमेरिकन लोगों ने। और जब हम पहुँचे तो मॉर्निंग के सवेरे 7:15 बजे थे
और सूरज निकला था और सब तरफ मैंने सब इतना ब्राइट था कि लाइफ में उतना ब्राइट मैंने कभी कुछ नहीं देखा। और इतना खुश हुआ था मैं कि शायद इसी के लिए मैं पैदा हुआ, इस टाइप का मुझे वहाँ फील हो रहा था। मैं अपने खुशी में था, लेकिन वो जो 2 अमेरिकन थे वो मुझे देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए, दोनों ने मेरे को गले लगा लिया। और उन्होंने बताया कि अशोक बोले हमने कई बार सोचा कि हम लौट जाए, लेकिन तुमको देखते थे और तुम बिना कुछ बोले हमको मोटिवेट करते गए, और हम तुम्हारे वजह से आज हमने ये नज़ारा देखा है टॉप का। और उन्होंने मेरे साथ इंडियन फ्लैग लगे फ़ोटो खींची, ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और वापसी में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम हुए, यानी मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे उंगलियाँ बहुत फूल चुकी थी, सेंसेशन चला गया था, पैर में भी प्रॉब्लम हो गया था। तो हमने सवेरे मॉर्निंग 6 बजे से स्टार्ट करे, रात को 12-12 1-1 बजे तक ट्रैकिंग किया। और जो 8-9 दिन का ट्रैक था वापस आने का, वो हमने 3 दिन में कंप्लीट किया। यानी 3 दिन हम लुकला एयरपोर्ट में पहुंचे, उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट वगैरह सब हुआ। और वापस आने के लिए उतरने के बाद में रेस्क्यू इंश्योरेंस नहीं था, इसलिए कोई हेलीकॉप्टर हमें रेस्क्यू नहीं कर सकता था मुझे, और मेरे लिए कोई 1 लाख भरे उस समय ये भी पॉसिबल नहीं था। तो ये सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन मेरे लाइफ का बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। यानी शायद जब मेरा गाइड सब करके जब हम नीचे उतरे तो वो बहुत खुश हुआ, बोले अशोक तुम एवरेस्ट चढ़ोगे तो मेरे ही साथ चढ़ोगे, इतना कमिटमेंट करो मुझे, क्योंकि मैं 7 बार एवरेस्ट चढ़ा हूँ, ये सिचुएशन में अगर तुम नहीं हार सकते तो तुम कभी नहीं हार सकते। नहीं, बट उस टाइम आपको डर नहीं लगा? अगर देखिए आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं फिजिकली डिसेबल्ड हूँ तो शायद मेरे लिए और मुश्किल होगा अगर मैं आगे जाऊँ तो? नहीं, फिजिकली डिसेबल्ड और डर की बात ही नहीं होती। जो भी अपन करते ना वो माइंड से होता है, यानी फिजिकल तो सिर्फ लोगों को दिखता है, एक्चुअली जो क्लाइंबिंग होता है वो पूरा माइंड से होता है। जो 100% पॉजिटिव है ना, उसके लिए कोई भी नेगेटिव चीज़, मेरे लाइफ की हर नेगेटिव चीज़ को मैंने पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। किसी ने बोला एक कटोरा लेके भीख मांगेगा, मैंने खुद पे खड़ा होकर दिखाया। आज मैं 2-3 कंपनियों का ब्रांड एम्बेसडर बन चुका हूँ, फिजिकली हैंडीकैप होने के बावजूद भी। मैं यानी मुंह से जवाब देने से ज़्यादा अच्छा मुझे ये लगता है कि प्रैक्टिकली जवाब दो, और जो चीज़ें अपने को बोल के बतानी है तो करके बता दो, सबसे ज़्यादा ईजी वे है। और शायद मुझे अच्छा बोलना नहीं आता, लेकिन करना बहुत कुछ आता है। तो आप फिजिकली डिसेबिलिटी में मानते नहीं हैं? बिल्कुल नहीं मानता हूँ, और ऐसी कोई डिसेबिलिटी होती ही नहीं है। तो जो आपके हिसाब से होती है वो एक मेंटल डिसेबिलिटी होती है। आज देखो दुनिया में कितने लोग हैं फिजिकली फिट, लेकिन उनकी सोच देखो कि वो सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहे आज लाइफ में, और छोटा सा एग्जाम में फेल हो जाते, मर जाते, सुसाइड कर लेते। क्या है, यानी एक बार हमारी भी स्टोरी पढ़ लो, हमसे मिल लो कि हमारे पास मरने के 1000 बहाने थे, लेकिन जीने का हमने एक बहाना ढूंढा और आज तक जीते चले आए। अशोक भाई, माउंटेनियरिंग के अलावा आप और भी बहुत कुछ करते हैं, बाइकिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, रोज़ आप दौड़ते भी हैं। बताएंगे हमारे व्यूअर्स को आप क्या क्या करते हैं माउंटेनियरिंग के अलावा? माउंटेनियरिंग के अलावा बाइक राइडिंग का मुझे शौक है। मैंने लेह लद्दाख राइड किया है, 3000 किलोमीटर की जर्नी, श्रीनगर, कारगिल, लेह, पेंगोंग लेक, नुब्रा वैली से लेके वाया मनाली कंप्लीट किया है। और उसके बाद मैंने विदर्भ राइड भी अरेंज किया था, जिसमें आर्मी वाले लोग पार्टिसिपेट हुए थे। उसमें मैक्सिमम लोगों के पैर नहीं थे, एक किसी के हाथ नहीं थे, किसी के पैर नहीं थे। हमको ये साबित करना था कि फिजिकली कोई हैंडीकैप नहीं होता, और ये हमने साबित कर दिया। उसके बाद मैंने पैराग्लाइडिंग किया, एलिमेंट्री पायलट, क्लब पायलट किया। मेरे पास लाइसेंस है पैराग्लाइडिंग का, मैं कहीं पे भी, यानी मेरे पास अभी उतना फंड नहीं है, नहीं तो मैं पैराग्लाइडिंग करके एवरेस्ट से जंप लेने वाला था, लेकिन मेरे पास 10 लाख कम है, इसके वजह से मेरा वो प्लान कैंसिल हो गया। और मैं स्कूबा डाइविंग करता हूँ, ओपन वाटर स्कूबा डाइवर हूँ। उसके बाद मैं रनर हूँ, 22 किलोमीटर मैराथन, सातारा हिल मैराथन 2 घंटे में दौड़ चुका हूँ मैं। और स्विमर हूँ, आज कभी भी 10 किलोमीटर एनी टाइम में तैर सकता हूँ। 12.5 सेकंड में 100 मीटर दौड़ता हूँ। ऐसे मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हूँ, योगासन, सारे आसन मुझे आते हैं, आप जो बोलो मैं करके दिखा दूंगा। प्राणायाम में जितने भी प्राणायाम है, माइनस डिग्री में जीने से लेके तो कुछ भी, कितने भी हार्ड प्राणायाम जो इजीली अवेलेबल नहीं है अपने यहाँ पे, वो सारे मुझे आते हैं। तो लाइफ में जो भी सीखा हूँ, मुझे इतना पता है कि मैं जो भी करूँगा 100% दूंगा अपना, नहीं तो करूँगा ही नहीं। तो मैं अपने लाइफ से बहुत खुश हूँ, जो मुझे मिल रहा है। और जो चैलेंज आते हैं, नहीं कोई भी प्रॉब्लम मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए नया प्रोजेक्ट है, मैं उसके ऊपर काम करता हूँ, मज़ा आता है। अभी फाइनली एक आपका बहुत समय से ड्रीम रहा है कि आप
माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहते थे बहुत टाइम से, और कुछ रीजंस की वजह से वो हो नहीं पा रहा था, लेकिन आप फाइनली अप्रैल में आप माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो अभी आपको उस चीज़ के बारे में कैसा लगता है जब 4 साल वापस पीछे देखते हैं और आपको रियलाइजेशन है कि यार यहाँ माउंट एवरेस्ट जब मैं चढ़ने जा रहा हूँ तो ये 4 साल बहुत मुश्किल रहे फाइनेंशियली भी और फाइनेंशियल फंड्स इकट्ठा करने के लिए भी। तो अभी अब जब आप फाइनली जा रहे हैं तो आप क्या महसूस कर रहे हैं? अभी यानी मेरा जो इतना जो वेट था, यानी हर चीज़ का समय होता है, तो मुझे जितनी चीज़ें सीखनी थी समय ने मुझे सिखाई। कि मुझे गांव से आया था, मुझे शहर में कैसे बात करना ये तक नहीं आता था। मेरा स्टार्टिंग बहुत सी चीज़ें सीखने में गया था। मुझे कंप्यूटर, लैपटॉप ये सब चीज़ें मैं कभी देखा नहीं था, वो धीरे धीरे वो यूज़ करना सीखा। तो मेरे लिए हर चीज़ नहीं थी, यानी मैं खुद आश्चर्य करता हूँ कि मैंने 4 साल में काफ़ी कुछ सीख लिया है, जो कि यहाँ सब सिटी में रहते हैं और वो भी शायद ध्यान नहीं देते इन सब चीज़ों पे। तो सही जगह पे फोकस करो ना तो सब चीज़ लाइफ में आना शुरू हो जाता है। तो मैं प्रॉपर तैयार नहीं था 4 साल तक, इसलिए मुझे एवरेस्ट मिला नहीं। आज मैं हर एंगल से तैयार हूँ, यानी चाहे कुछ भी हो जाए तो मैं सही वे से वो सब कंप्लीट बहुत अच्छे से कर पाऊँगा। तो आज मैं तैयार हो चुका हूँ और उसके लिए मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। यानी मैं बता नहीं सकता वो कितने लोग हैं, और उन्होंने भी मुझे सपोर्ट ही किया है, जिन्होंने मुझे चैलेंज दिया था, जिन्होंने मुझे निगेटिव किया था। किसी ने ये नहीं बोला होता कि भाई कटोरा लेके भीख मांगना पड़ेगा, तो शायद मेरे अंदर चैलेंज नहीं आता। मेरे अंदर से उनके लिए भी थैंक्स ही निकलता है, जिन्होंने मुझे गलत वर्ड्स यूज़ किए या नहीं कर सकता ये या जो भी कुछ बोला है, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे मेरे अंदर से क्या आता है मेरे को उससे फ़र्क पड़ता है, मेरे को सामने वाले क्या बोलते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कहाँ से आते हैं बेसिकली अशोक भाई? काटोल तहसील में मूर्ति करके एक छोटा सा गाँव है, यहाँ से 75 किलोमीटर दूर। वहाँ से वो पिताजी खेती करते हैं, मैं भी खेती ही करता था। BSW फर्स्ट ईयर में मेरा एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद में कभी कॉलेज नहीं गया। मैं 10वीं फेल हूँ, मैं 12वीं में भी फेल हुआ हूँ और ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं। शायद आप माउंटेनियरिंग की पढ़ाई करते तो ज़्यादा एक्सेल होगा। हाँ शायद, और वो रहता है ना, आज सब पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बेटा पढ़े, लेकिन कभी कोई ये नहीं चाहता कि उसको किस में मज़ा आता है। शायद एक्सीडेंट के बाद मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया ये सब करने के लिए, तो आज मैं यहाँ तक पहुँच गया। अगर सभी माँ बाप अपने बच्चों को उनका जो एम है, उनको जो मज़ा आता है ना, वो करने के लिए छोड़ देना, तो शायद सारे बच्चे ऐसे ही सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन कैसा लगता है अशोक भाई, आप काटोल से, आप जिले से आते हैं और इतना आपके साथ ये ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ 2008 में, जिसको आप ट्रैजिक नहीं मानते, आप इसको फिजिकली डिसेबिलिटी नहीं मानते, लेकिन 2008 में जो आपके साथ हुआ, उसके बाद 2012 में आपने मीरा पीक क्लाइंब किया, अब आप एवरेस्ट क्लाइंब करना जा रहे हैं। आप एक एलिमेंटेड पैराग्लाइडर भी है, आप स्कूबा डाइविंग भी जानते हैं, आप रोज स्विमिंग करते हैं, आप 22 किलोमीटर का मैराथन दौड़ चुके हैं, और लोग आपको इतना पसंद करते हैं और चाहते हैं और आपसे इंस्पायर होते हैं। तो आप जब आप पिछले पूरे सालों को देखते हो तो कैसा लगता है आपको? मेरे लिए तो एक सपने टाइप है कि मैं जब खुद को ड्राइवर के रूप में देखता हूँ तो मेरे को आश्चर्य होता है, यार ये कैसे कैसे हुआ। यानी मैं खुद भी नहीं सोच पाता हूँ, लोगों को भी आश्चर्य होता है कि, यानी कई बार मैं बताता हूँ तो सही में इंसान ड्राइवर था क्या, ये उनको भी सवाल पड़ता है। तो बोले तुम 10वीं फेल हो, 12वीं फेल हो, तो किसी भी एंगल से लगता नहीं है बोले कि तुम ऐसे हो। तो जो इंसान जो सीखना चाहे ना, यानी एजुकेशन ही सब कुछ नहीं है। एक अनपढ़ इंसान भी ऐसा रह सकता है कि लोगों को पता ही नहीं चलेगा, वो लोग यही सोचेंगे कि ये PhD होल्डर है। तो मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे हो, ना कि पढ़ाई के ऊपर। आज PhD होल्डर भी देखो, यानी शायद मैंने 2-4 नाम ये भी सुने हैं कि PhD करने के बाद भी लोगों ने सुसाइड किया है। तो लाइफ अच्छे से जीना और बहुत सारा एजुकेशन लेना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। देखिए अभी जैसे आपने सुसाइड का 2 बार एक आपने मुद्दा उठाया, तो बहुत प्रेशर है आज की डेट में, पीयर प्रेशर है, और यंगस्टर्स को भी बहुत प्रेशर होता है और प्रोफेशनल्स को भी होता है। तो आपका इस पूरे मामले पर विचार क्या है कि ये जो सुसाइड के लिए जो इतना डिप्रेशन में आके लोग इतना ड्रास्टिक से उठा लेते हैं कई बार? मैंने अभी करीबन 10 से 15 लोग मेरे घर पे आए जो सुसाइड करने वाले थे, किसी ने उसको बचा के लाया, या जो करने वाला था। एक मैडम थी, वो तो जहर लेके मेरे घर में आई थी कि मैं बस खाने वाली थी, उसके पहले मैं एक बार मिलना चाहती थी। तो ऐसे कई लोग आए, तो जब मैंने उनको कुछ नहीं बताया, यानी कोई ज्ञान की बातें मुझे आती भी नहीं, मैं बता भी नहीं सकता। मैंने सिर्फ इतना बताया कि एक किसान का लड़का जिसको कुछ भी नहीं आता है, जिसके पास मरने के लिए 1000 बहाने थे, और ये सब संघर्ष करते करते 1.5 साल बेड पर रहा,
उसके बाद किसी और ने ऑपरेशन किया, उसके बाद ड्राइविंग करते करते यहाँ तक आया। तो मेरे पास तो कई सारे बहाने थे, मैंने नहीं किया सुसाइड। आपको क्यों लगता है कि आपको सुसाइड करना चाहिए? अगर आपको लगता है ना कि अशोक से ज़्यादा प्रॉब्लम आपके लाइफ में है तो आप बिंदास जाके सुसाइड कर लो, मैं किसी को मना नहीं कर सकता। आपकी लाइफ है, आपको जो करना है आप करो। उसके बाद में ज़िंदगी में उन्होंने कभी सोचा नहीं और आज तक मेरे को उनके थैंक्स के मैसेज आते हैं। तो मुश्किल ज़िंदगी नहीं होती है, यानी इंसान दिल से हार जाता है, प्रॉब्लम से नहीं आता। तो मजबूत उसको खुद का माइंड सेट करना है। अभी आप एवरेस्ट जा रहे हैं और हम तो यही चाहेंगे कि सब कुछ एकदम मज़ेदार रहे और आप एवरेस्ट क्लाइंब करके वापस आए, और हम सबको एकदम प्राउड महसूस हो आपसे वापस, जैसे हमेशा हुआ है। लेकिन एवरेस्ट एक आपका ऐसा ड्रीम रहा है जो आपने बहुत प्रिजर्व करके रखा है। जब आप एवरेस्ट फाइनली चढ़ जाएंगे उसके बाद क्या है? उसके बाद कोई ऐसा सपना है आपका जो आप पूरा करना चाहते हैं? उसके बाद मेरा एक सपना है कि जितने भी लोग हैं अपने इंडिया से पैरा ओलंपिक में, आपको पता है कोई मेडल नहीं आते, तो मैं ओलंपिक पैरा ओलंपिक यानी जो भी इसमें जाना चाहता है स्पोर्ट में, मैं चाहता हूँ कि उनको मैं गाइड करूँ। मुझे पता है फोकस कैसे करना है किसी भी चीज़ पे। अगर मैं मेरे लाइफ में इतना सब कर सकता हूँ किसी भी चीज़ को टारगेट करके, तो कोई भी अपने लाइफ में कर सकता है, बस उसको सही तरीके से गाइडेंस चाहिए। यानी सिर्फ एक अच्छा ट्रेनर होने से सब कुछ नहीं होता, तो उसका माइंडसेट तैयार करना पड़ता है। ट्रेनर तो सिर्फ फिजिकली ट्रेन करता है, लेकिन जिसका माइंड ही तैयार नहीं है वो फिजिकली ट्रेन होकर कुछ नहीं कर सकता। तो वो माइंड ट्रेन करने का काम मैं चाहता हूँ कि मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। तो उसके बाद मेरा कोई बड़ा ड्रीम नहीं, मेरा ड्रीम यही है कि मैं हैंडीकैप हो या फिजिकली फिट हो, जिसको भी आगे बढ़ना है तो मैं हमेशा तैयार हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इंडिया के लिए बहुत सारे गोल्ड है और प्रूव करके दिखाए कि इंडिया में बहुत सारा टैलेंट है। थैंक यू सो मच अशोक भाई, नेशन नेक्स्ट से बात करने के लिए, हमें इंस्पायर करने के लिए, और हमें और हमारे व्यूअर्स को ये बताने के लिए कि ज़िंदगी जितनी मुश्किल लगती है उतनी मुश्किल है नहीं। हम चाहेंगे कि आपका माउंट एवरेस्ट का जो एक्सपेडिशन है वो बहुत अच्छी तरीके से सफल हो और आप भारत का नाम और भी ऊंचा करें। यस, थैंक यू नेशन नेक्स्ट। और एवरेस्ट के बाद अपन फिर यहीं मिलेंगे और Thank you बाकी so भी much. एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच अशोक भाई, इट वाज अ प्लेजर। थैंक यू सो मच।